मिश्र प्रभात जी की जयंती समारोह देव आधारित आयोजित की गई है। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर सविता सिंह पाली, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। हमारे दो विद्वान वक्ता हैं डॉक्टर दीपक त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी बिहार। दूसरा डॉक्टर के कृष्ण, साहित्यकार एवं समाज सेविका, SDO रोड हाजीपुर पटना वैशाली से जुड़ी हुई हैं। हमारे विभाग के निदेशक श्री सुमन कुमार जुड़े हुए हैं। श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग, इस समारोह से जुड़े हुए हैं। मैं इस वेब से जुड़े हुए तमाम महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं। आज हम लोग दो साहित्यकारों की जयंती एक साथ मना रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इन्हें बचपन में हिंदी, फारसी और अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा मिली थी। 14 वर्ष की छोटी अवस्था में ही इनका विवाह मन्नी देवी से हुआ। 18 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने लिखना आरंभ किया था। ये एक साथ अच्छे कवि, लेखक, वक्ता, नाटककार, अभिनेता, समाज सुधारक, देशभक्त, अनुवादक और कलाकार थे। इन्होंने लगभग 175 ग्रंथ हिंदी साहित्य को दिया। काव्य में प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, सतसई श्रृंगार। नाटक में है भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चौपट राजा, भारत दुर्दशा आदि। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में सत्य पालन के बारे में इन्होंने लिखा है, चंद्र टड़य सूरज टड़य, टड़य जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टड़य न सत्य विचार। भारत दुर्दशा में आवहु सब मिल के रोवाहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा अब न देखी जाई। भारतेंदु ने ब्रजभाषा में श्रृंगार और भक्ति परक कविताएं लिखी। ब्रज के लता पता मोहि कीजय, गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजय। आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजय। श्री राधे राधे मुख यह वर हरिश्चंद्र को दीजय। कवित्व में हरिश्चंद्र ने अपना परिचय दिया है। सेवक गुणीजन के चाकर चतुर के हैं, कविन के मित चित हित गुण खान के। सीधेन को सीधे महा बांके हम बांके न सो, हरिश्चंद्र नगद दामाद अभिमानी के। चाह बेकी चाह काहू को न परवाह, नेही नेह के दीवाने सदा सूरति निवानी के। सर्वस रसिक के सुदास प्रेमिन के, साख प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। उन्होंने स्पष्ट किया, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं आकाशूल। भारतेंदु की ये पंक्तियां भारतेंदु के हिंदी भाषा प्रेम का ही परिचायक नहीं, भाषा के महत्व और गांधीर्य का भी संकेत करती हैं। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने लिखा था, भारत भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। वैसे साहित्यकार को हम शत शत नमन करते हैं। हमारे दूसरे साहित्यकार हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। केदारनाथ मिश्र प्रभात का जन्म 11 सितंबर 1907 ईस्वी को आरा जिला के गोपाली कुआं नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम अंबिका मिश्र था। वे बक्सर के रजिस्ट्री ऑफिस में लिपिक थे। प्रभात जी को कविता विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके अग्रज जगन्नाथ प्रसाद मिश्र गौर कमल स्वयं एक चर्चित और श्रेष्ठ कवि थे।
प्रभात जी 1937 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य से एमए किए। प्रभात जी हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे। प्रभात जी को अपनी साहित्य साधना और उपलब्धियों के प्रति अटूट विश्वास था। आज के दिन हर बरस इतिहास बनता हूं, आज के दिन हर बरस इतिहास बनता हूं, जानते तारे की मैं आकाश बनता हूं, आज के दिन हर बरस इन धड़कनों को ले तोलता हूं, समय को विश्वास बनता हूं। प्रभात जी की किशोरोचित भावुकता के दर्शन इन पंक्तियों में होते हैं। इस समाधि की राखों में उन्माद किसी का सोया है, कितनी बार यहाँ आकर बेजार किसी ने रोया है, तरफ चुका है थाम कलेजा इन चरणों में कितनी बार, अरे यहीं आकर अपना सर्वस्व किसी ने खोया है। प्रभात जी की कविता में एक और कोमल भावना है तो दूसरी ओर विद्रोही भंगिमा की झलक है। धूमिल प्रभा पट पर अंकित तेरी स्मृति की रेखा, मधु प्रसाद के भौरों के तेरा पागलपन देखा, ज्वाला में जल जाना ही मेरे जीवन का वर हो, मेरे उर की कसक हाय तेरे गीतों का स्वर हो। इस प्रकार केदारनाथ मिश्र प्रभात जी के जन्मदिन पर उनकी एक कैकेयी कविता है, मैं उसका वाचन करके पुनः आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊंगा। कैकेयी स्वयं हित के लिए राम का वनवास और भरत की राजगद्दी नहीं मांगती, वरन संसार का कल्याण चाहती है। मैं न सोचती बात स्वर्ग की, अलका की अथवा अंबर की, मैं न सोचती बात बिहसते तारों के आलोकित घर की। मेरे मन का एक स्वप्न है, उसे आप क्या पूर्ण करेंगे, इस भिखारिनी की झोली को आशा करूं कि आप भरेंगे। राज तिलक रुक जाए राम का, हो आदेश अयोध्या छोड़े, राज तिलक की वेला में सिंहासन का बंधन तोड़े। दशरथ की आंखों के सम्मुख अकस्मात छा गया अंधेरा, एक साथ ही चिंता ने दुख ने विमर्श ने आकर घेरा। ऐसा लगा कि पग के नीचे धरती डगमग डोल रही है, चारों ओर नियति की छाया पिशाचिनी सी बोल रही है। बोले भद्रे आज अचानक तुमने प्रश्न उठाया कैसा, रूप तुम्हारी इच्छाओं का मैंने कभी न देखा ऐसा। तुम कहती तो पलक मारते जीत स्वर्ग को मैं ले आता, तुम कहती तो अखिल विश्व का वैभव तुम पर प्रिय लुटाता। भीख मांग लो तन मन धन की, भीख मांग लो इन प्राणों की, किंतु राम की भीख न मांगो, उपमा बनो न पाषाणों की। मैं न राम को मांग रही हूं, मांग रही जिसकी वाणी, वह युग की सहज चेतना महाशक्ति युग की कल्याणी। सुन युग का आह्वान भेंट में, धर्म वीर हैं मस्तक देते, सुनकर पुकार युग की आंधी में, कर्म वीर हैं नौका खेते। मुझे गर्व है प्रिय कि तुमने सुन ली मानवता की वाणी, मुझे गर्व है तुम रानी हो और साथ ही हो छत्रानी। केवल रमा नहीं हो प्रेयसी और न तुम केवल कल्याणी, मुझे गर्व है प्रिय कि तुम हो महाशक्ति रूपारुद्रानी। बहुत बार है स्वर्ग लुटाया, सुमुखी तुम्हारी चल चितवन पर, भ्रिकुटी भंग पर आज तुम्हारे, कहो कहो क्या करूं निछावर। उनकी अनेक रचनाएं हैं, हमारे विद्वान वक्ता उस पर अपना वक्तव्य देंगे। मैं दोनों साहित्यकारों को शत शत नमन करते हुए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाता हूं। अब मैं स्वागत भाषण के लिए श्री अनिल कुमार लाल उप निदेशक महोदय से निवेदन करता हूं कि वे स्वागत भाषण करें। नमस्कार। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं केदारनाथ मिश्र प्रभात जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति,
विशिष्ट वक्ता डॉक्टर सत्ता सिंह नेपाली जी, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, विद्वान वक्तागण डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी, डॉक्टर के कृष्ण, साहित्यकार एवं समाज सेविका हाजीपुर, निदेशक राजभाषा श्री सुमन कुमार जी, मंच संचालक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, राजभाषा पदाधिकारी एवं समारोह से जुड़े समस्त श्रोतागण, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं केदारनाथ मिश्र प्रभात जयंती के पावन अवसर पर मैं आप समस्त महानुभावों का अपनी ओर से और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों महान साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर व्याख्यान के लिए हमारे बीच विद्वान वक्तागण उपस्थित हैं, जिनके वक्तव्य से हम लोग लाभान्वित होंगे। इससे पूर्व श्रद्धा स्वरूप दोनों विभूतियों के प्रति दो शब्द। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्विवेदी युग के पूर्व के हिंदी के सर्वप्रमुख और सर्वश्रेष्ठ निर्माता हैं। हिंदी भाषा और काव्य दोनों पर समान रूप से अधिकार रखते हुए उन्होंने अपने समय में हिंदी को नई दिशा की ओर ले चलने का जैसा प्रयास किया, वैसा उनसे पूर्व या उनके काल में अन्य किसी से नहीं बन पड़ा। ग्रियर्सन के शब्दों में वर्तमान काल के भारतीय कवियों में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देशीय साहित्य के प्रचार में इन्होंने जो प्रयास किया है उससे बढ़कर किसी भी जीवित भारतीय ने नहीं किया है। इस कारण आज हिंदी से भी उनके प्रति ऋणी है और भविष्य में भी रहेंगे। उन्होंने हिंदी का जो स्वरूप निर्धारित किया वो आज भी मान्य है। साहित्य की प्रायः हर विधा में भारतेंदु का लेखन प्रभावित और प्रेरित करने वाला है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाटक में भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र आदि। काव्य कृतियां हैं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी आदि। इनके निबंध संग्रह हैं काल चक्र, जातीय भाषा आदि। उपन्यास में पूर्ण प्रकाश आदि। इनकी कविता जागे मंगल सकल ब्रज जन रखवारे की पंक्तियां हैं। जागे मंगल रूप सकल ब्रज जन रखवारे, जागो नंद जागे बलदेवानुज रोहिणी मात दुलारे, जागो श्री राधा के प्राणन ते प्यारे, जागो सुखद भानुमान वर्धित करण, जागो गोपी गो प्रिय भक्त सुखद असरण शरण। केदारनाथ मिश्र प्रभात हिंदी की छायावादोत्तर कविता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने निरंतर लिखते हुए मनुष्यता के उन्नयन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों से मुठभेड़ की और हिंदी साहित्य को ऐसी महती कृतियां दी जो उनकी विरल प्रतिभा का प्रमाण है। प्रभात जी की प्रारंभिक कविताओं पर उनके समकालीनों के समान ही छायावादी काव्य संस्कारों का प्रभाव अवश्य है। उनकी काव्य यात्रा का केंद्रीय स्वर राष्ट्रीयता और मानवीय संस्कृति का उन्नयन है। सरकारी सेवा में रहते हुए भी प्रभात जी ने अपनी रचनाशीलता को पल भर भी विराम नहीं दिया। 1950 में कर्ण ने जहां रविंद्रनाथ टैगोर की कविता कर्ण कुंती संवाद के बाद हिंदी में दलित विमर्श की शुरुआत की, वहीं कैकेयी प्रबंध काव्य ने कैकेयी को मानवीय दृष्टि संपन्न राष्ट्रचेता प्रखर नारी मूर्ति के रूप में स्थापित किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ज्वाला, कंपन, सेतुबंध, कैकेयी, ऋतंबरा, अस्थिदान, प्रभास कृष्ण आदि ये काव्य कृतियां हैं। निबंध में संवर्त, काव्य दहन, स्वर्णोदय, संवर्त, काव्य दहन, स्वर्णोदय गीति नाट्य है। निबंध में पहिए की धूरी है। सन 1957 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा उन्हें ऋतंबरा प्रबंध काव्य के लिए बिहारी ग्रंथ लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे वर्ष 1979 एवं 1982 में राजभाषा विभाग बिहार द्वारा सम्मानित किए गए थे। उनकी कविता हिमालय की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। अरे हिमालय आज गरज तू बनकर विद्रोही विकराल, लाल लहू के ललित तिलक से शोभित करके अपना भाल, विश्व विशाल वीर दिग्विजयी अभिमानी अखंड गिरिराज, साज साज हो आज गरज कर क्रांति महोत्सव के शुभ साज, शंख नाद कर सिंह नाद कर कर ओंकार नाद भयमान,
परे कब्र के भीतर मुर्दे दौड़ पड़े सुनकर आह्वान। अंत में समस्त महानुभावों का पुनः हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। अभी हमारे बीच स्वागत भाषण कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग। इन्होंने स्वागत भाषण के क्रम में दोनों साहित्यकारों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व भारतेंदु जी की कुछ पंक्तियां। रोकिए जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशय कहें पिए जाइए। जो कहूं जाहूं ना तो प्रभुता, जो कछु कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पतियाइए। तासों पयान समय तुम्हारो, हम का कहें आप हमें समझाइए। कहाँ करुणा निधि केशव रोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब मन भारी, पै धन विदेश चली जात यह है अति भारी। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे आज के विद्वान वक्ता डॉक्टर दीपक त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी, बिहार को मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पर वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। आवाज जा रही है प्रमोद जी? सुनाई दे रहा है प्रमोद जी? जी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद जी का, और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमन कुमार जी का, जो निदेशक हैं, और उप निदेशक अनिल जी अभी बोल रहे थे, हम लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूरे राजभाषा विभाग का, और हमारे सत्यनारायण जी जिन्हें हम लोग जानते हैं, हिंदी प्रगति समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सविता सिंह जी, सारे लोग मौजूद हैं। मैं बहुत सबसे कनिष्ठ, बस बहुत छोटा उम्र में, मैं कुछ बातें भारतेंदु जी के बारे में, आज बहुत अच्छा है 11 सितंबर को ये कार्यक्रम रखा गया है। 9 सितंबर जयंती का अवसर होता है भारतेंदु जी के। आज संयोग से आज पुण्यतिथि है महादेवी वर्मा की, तो 11 सितंबर, तो हम लोग महादेवी वर्मा जी को भी याद कर ले रहे हैं इसी बहाने से, और भारतेंदु जी को, केदारनाथ जी प्रभात, बिहार का एक बड़ा नाम साहित्य के क्षेत्र में, वो भी इसी अवसर पे याद किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा संयोग है। जैसा कि अभी भारतेंदु जी के बारे में बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने की, अनिल जी ने बहुत अच्छी बातें रखी, और प्रमोद जी ने तो बहुत विस्तार में जो भारतेंदु जी ने अपने परिचय में जो छंद लिखा है, उस छंद को भी उद्धृत किया, गुलाम राधा रानी के। ये सब सारी बातें थी। मैं जरा सा भारतेंदु जी के बारे में कुछ उन बातों को उद्धृत करना चाहूंगा जिनका जिक्र हम लोग प्रायः नहीं करते। प्रायः यूं नहीं करते कि जैसे अब हम लोग तो एकेडमिक में जुड़े हैं, हम लोगों को तो क्लासरूम में बीए में एमए में भारतेंदु जी की कविताएं, नाटक, अंधेर नगरी हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में है, भारत दुर्दशा पाठ्यक्रम में है, सब पढ़ाते ही रहते हैं। बहुत सारी बातें उनकी श्रृंगार परक कविताएं, छंदों पर की जा सकती हैं। लेकिन आज इस आयोजन में, जबकि हम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हिंदी दिवस भी हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, और यह राजभाषा विभाग यह बिहार सरकार का, मात्र ये इसे औपचारिकता न समझी जाए कि राजभाषा है, बल्कि मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि एक किताब गोपाल राय जी की है, हिंदी भाषा का विकास। गोपाल राय जी पटना में
1957 से 92 तक अध्यापक थे, विभागाध्यक्ष भी रहे। उनकी एक किताब है हिंदी भाषा का विकास, उस किताब को आप पढ़िए तो उसमें नागरी आंदोलन, देवनागरी में कैसे भाषा बरती जाए और हिंदी आंदोलन के बारे में बहुत अच्छी, बहुत प्रामाणिक किताब गोपाल राय जी की है। उसे पढ़िए, तब पता चलेगा कि बिहार के कितने लोगों ने और किस किस तरह से नागरी प्रचार के लिए, देवनागरी प्रचार के लिए और हिंदी भाषा के लिए बहुत प्रयास, और ऐसे ऐसे प्रयास किए कि जेल तक गए और सब कुछ अपने घर परिवार की जीविका और सब छोड़ के केवल हिंदी के प्रचार प्रसार में रहे। तो बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान है। और फिर तो सरकारी विभाग, राजभाषा विभाग, यह तो कार्य करता ही है। भारतेंद्र जी ने तमाम नाटक, कविताएं, गद्य, पद्य बहुत कुछ लिखा। उसमें एक खास बात आप देखें कि उनकी पूरी रचना धर्मिता में, जैसे हम ये मान लें कि जो उनका काव्य था श्रृंगार परक था, प्रकृति परक था, प्रेम और श्रृंगार के कवि थे, तो हम उसे ये मानकर चलते हैं कि चलिए वो साहित्य के क्षेत्र की बात थी, उसको उधर ही छोड़ देते हैं, साहित्य वाले जाने। दूसरी बात, नाटक की परंपरा बनारस में रही। नाटक, उन्होंने बहुत सारे नाटक, प्रहसन लिखे जिनका मंचन होता था। नागरी नाट्य मंडली, वही नागरी प्रचार सभा में अंदर एक ऑडिटोरियम, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, मुझे भी अवसर लगा है, एक दो बार मैं वहां कार्यक्रमों में गया हूं। नाटक में भी अब आप देखिए हिंदी का काम कैसे शुरू किया भारतेंद्र जी ने। कविता तो ब्रज में करते थे और काव्य के लिए ब्रज को ही मानते थे उपयुक्त। अब देखिए ये भी एक दबाव पीछे से, जो रीतिकाल हम लोग पढ़ते हैं, बिहारी, घनानंद, बोधा देव, किस तरह से एक दबाव था उन पर। उन्होंने कविता तो छंद, सवैया, घनाक्षरी तमाम में उन्होंने लिखे ही, लेकिन जो नाटक में जब वो आते हैं तो नाटक में उन्होंने दो काम किए। एक तो संस्कृत परंपरा के जो मूल नाटक थे उनको हिंदी में, और कुछ अंग्रेजी के नाटकों को भी उन्होंने हिंदी में अनुदित किया। एक तो मौलिक नाटक लिखे और नाटक अनुदित करके, तो ये एक काम आप देखें कि हिंदी को उन्होंने समृद्ध किया। जैसे जब हम कोई भी दूसरी भाषा का साहित्य अपनी भाषा में लेके आते हैं, जैसे कुछ अनुवाद कार्यों से मैं भी जुड़ा हूं, हिंदी उर्दू से तमाम चीजें अनुदित करता रहता हूं, तो जब आप अंग्रेजी से, उर्दू से या किसी भी भाषा से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो अनुवाद को प्रायः द्वितीयक स्थान या द्वयम दर्जे की रचना माना जाता है कि यह मौलिक कृति नहीं है। चलिए ठीक है, मौलिक कृति नहीं है, लेकिन इतना तो अवश्य है कि वो जो अनुवाद है उससे कौन समृद्ध हो रहा है? हिंदी पाठक हमारा समृद्ध हो रहा है। हमारे हिंदी, जो केवल हिंदी जानते हैं, अन्य भाषा नहीं जानते, उनका ज्ञान, विज्ञान, साहित्य तमाम स्तरों पर समृद्ध होगा। एक तो ये किया भारतेंद्र जी ने। अभी देखते हैं भारतेंद्र जी ने किस तरह से, अच्छा, भारतेंद्र जी का कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग बीए में जब पढ़ाते हैं बच्चों को, एमए में पढ़ाते हैं, एक बात विशेष रूप से कहते हैं कि जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट, एक शब्द आया है जॉब ओरिएंटेड, जीविकोपार्जन या नौकरी पाने के लिए आप हिंदी को हम कैसे कैसे रोजगार परक बनाएं। तमाम मैं सेमिनार और वेबिनार में भाग लेता रहता हूं, वैश्विक हिंदी का परिदृश्य, रोजगार परक हिंदी और तमाम चीजें। रोजगार परक हिंदी, और ठीक भी है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको हम सलाह देते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, ट्रांसलेटर बन जाओगे, ये कोर्स कर लो, राजभाषा अधिकारी के लिए इस तरह से सब्जेक्ट कर लो, तमाम उसको मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन आप सोचें कि भारतेंद्र जी और भारतेंद्र जी का जो पूरा युग था, जिन लोगों ने देवनागरी लिपि और भाषा हिंदी के लिए प्रयास किए, उनको कौन जॉब ओरिएंटेड वाला था मामला? कुछ नहीं था। और उस पर भी ये था कि उनका काम बाकायदे उर्दू, फारसी और अंग्रेजी तीनों से चल रहा था।
भारतेंद्र जी बहुत अच्छे, भारतेंद्र जी ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है, अंग्रेजी के जानकार थे, फारसी जानते थे, उर्दू में खुद गजलें रसा नाम से लिखते थे, बहुत अच्छी अच्छी गजलें आप देखें मौजूद हैं, शायरी करते थे। इन सब के बावजूद हिंदी की तरफ आना और हिंदी के लिए आंदोलन करना क्या उद्देश्य रहा होगा? भाषा प्रेम, देश प्रेम, या अपने उन सब लोगों के प्रति प्रेम जो हिंदी पढ़ने वाले थे, हिंदी जानने वाले थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, फारसी नहीं जानते थे। तो ये मुख्य रूप से उनका जो विश्वास था, उनकी जो आस्था थी हिंदी के प्रति, उसको भी प्रदर्शित करती है। और तीसरा जो हम देखें, जो मैं बता रहा था, काव्य और कविता, उसके अलावा एक निबंध, नाटक कविता के अलावा निबंध जो उन्होंने लिखे, उसमें केवल साहित्यिक निबंध नहीं थे, पुरातत्व पर कुछ निबंध थे, कुछ इतिहास परक थे, कुछ धर्म की जानकारी के विचारों भावों पर थे, विभिन्न विभिन्न, माने पूरे भारत की जनता को, जो हिंदी जानती थी, उस जनता को आंदोलित करना, उसे पहले उस भाषा को, जिस भाषा के पक्ष में आप खड़े होने जा रहे हैं, उस भाषा को बोलने समझने वाले लोगों की वैचारिकी को मजबूत करना। जैसे आज आप भोजपुरी का पक्ष लेते हुए बिहार के विभिन्न लोगों को देख सकते हैं, तो उन बिहार के भोजपुरी का पक्ष लेने वाले लोगों को कमजोर कौन करता है? कमजोर वही करता है जो बहुत सस्ती लोकप्रियता का साहित्य भोजपुरी में लिखता है या गाता है या प्रसारित करता है। तो भाषा मजबूत होती है तो अपने साहित्य से, अपनी उस वैचारिकी से, जो उस भाषा में, संस्कृत आज तक जीवित है, तो इसीलिए जीवित है कि उसमें जो कुछ भी उपलब्ध है वो किसी अन्य भाषा में नहीं है। तो भारतेंद्र जी ने इस स्तर पे भी, और पूरे इनके ग्रुप ने, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंद्र जी, पूरा भारतेंद्र मंडल जो आपने शब्द सुना होगा, ये किया। और संक्षेप में ये भी आप जान लें कि संपादक और पत्रकारिता का भी जो एक पक्ष होता है, वो भी भारतेंद्र जी ने बहुत बखूबी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में यही हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम हो गया इसका, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, और बाला बोधनी को तो इन्होंने इस तरह से प्रचारित किया कि ये स्त्रियों के विकास और स्त्रियों को जागरूक करने की पत्रिका थी। जो बाला बोधनी पढ़ने वाली महिलाएं होती थी, इसकी सदस्य, उसमें अगर कोई अंग्रेजी की शिक्षा ले रहा है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहा है, तो अगर वो लिखकर भेजता था, बताता था, तो उसको बाला बोधनी पत्रिका की तरफ से एक साड़ी गिफ्ट की जाती थी, उसको बतौर उपहार भेजा जाता था कि आप, बहुत अच्छी बात है। एक प्रोत्साहन का तरीका, एक उत्साहित करने का। किस तरह से देखिए कि हिंदी पढ़ने वालों को, भारतेंद्र जी का उठना बैठना, राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारा हिंद के साथ उठना बैठना, बल्कि गुरुवत उनको मानते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना। यद्यपि शिव प्रसाद जी शासन प्रशासन के साथ रहने के कारण दबाव में रहते थे। 1857 वाली क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों के लिए भी काम किया था, ये भी गोपाल राय जी ने, लेकिन वो नागरिक के बड़े समर्थक थे शिव प्रसाद जी, और उन्होंने 1868 में एक बाकायदा पत्र देकर देवनागरी के पक्ष में बहुत बहुत मजबूत तर्क दिए थे, और उसी बात को भारतेंद्र जी ने भी आगे उठा लिया। और जब हंटर आयोग आया 1882 में, तो हंटर आयोग के समक्ष जब पूरे शिक्षा व्यवस्था पे जो आयोग गठित किया गया था, तो उसमें जब भारतेंद्र जी प्रस्तुत हुए, तो उन्होंने नागरिक का पूरा पक्ष बहुत मजबूती से रखा। शिव प्रसाद जी के साथ उठने बैठने के कारण इनके अंदर सारी भाषाओं को, जैसे देखिए हम लोग कहते हैं कि आज की पीढ़ी अंग्रेजी सीख रही है, अंग्रेजी सीख लेगी, हिंदी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
आप देखें कि जितने आजादी के योद्धा थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, सब वेल नोन अंग्रेजी जानते थे। जिसका भी नाम लीजिए आप, ऐसी ऐसी अंग्रेजी बोलते थे। राधा कृष्णन वगैरह तो रानाडे वगैरह की अंग्रेज सुनते थे कि ऐसी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे। लेकिन सबने आजादी की लड़ाई लड़ी और उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और हिंदी को स्थापित किया। और आज हम देख रहे हैं कि हिंदी कितना समृद्ध होती चली गई, दिन ब दिन होती चली गई। जब दबाव बना इन लोगों का, आप देखें, अब मैं केवल 2 ही बातों पे भारतेंद्र जी के विशेष रूप से फोकस करना चाहूंगा, प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो जो शिक्षा व्यवस्था के लिए भारतेंद्र जी ने काम किया, और दूसरी जो नागरी लिपि, मैं अपने निर्धारित समय में ही चाहूंगा कि मेरा 20 मिनट निर्धारित है तो उसी में मेरी बात हो जाए। 10 मिनट लगभग हो गया, मैं 10 मिनट और उन्हीं बातों को, हम लोग जयंती जो मनाते हैं या आजादी, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो मुख्य रूप से हम उन लोगों को तो याद करते ही हैं जिन्होंने हमको वो आजादी दिलाई, हमारे लिए कार्य किया। भारतेंद्र जी ने हमारे लिए जो किया वो तो हम याद करते ही हैं उनकी जयंती के अवसर पर। हमें इसी बहाने से इस दिन पर यह भी एक मौका मिलता है कि हम उस त्याग को, उस बलिदान को भी याद करें, उस प्रयास को भी याद करें, और भविष्य के लिए कोई योजना अगर हमें बनानी है, वर्तमान के लिए अगर हमें जागरूक होना है, तो हम यह सब भी इसी जयंती के बहाने करें। 1868 में जब शिव प्रसाद जी ने दिया तो बहुत उसका असर नहीं हुआ कोई खास, लेकिन अब धीरे धीरे भारतेंद्र जी और तमाम लोग भी सब उनके साथ आने जाने लगे। भारतेंद्र जी बहुत कम उम्र में बनारस में दोनों लोग रहते थे, तो शिव प्रसाद जी के पास, बल्कि इनको भारतेंदु की उपाधि वहां की जनता ने, विद्वानों ने दिया, हरिश्चंद्र नाम था। तो ये हुआ कि इनसे सीनियर शिव प्रसाद जी हैं, जिनसे ये लिखते पढ़ते सीखते हैं, तो बाद में उनको भी सितारे हिंद कहते हैं। वो मूल रूप से मुझे लगता है कि सितारा हिंद, हिंद का सितारा शब्द रहा होगा। राजा की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, चूंकि अंग्रेजों के साथ काम करते थे। जब दबाव बढ़ा तो 1873 में फिर एक घोषणा जारी कर दी। अंग्रेज भी वैसे ही तुष्टीकरण करते थे। एक आदेश जारी कर दिया कि अब सारे कार्यालयों में, अदालतों में, हर जगह हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, इन लोगों की लड़ाई जो थी शिव प्रसाद जी वगैरह की, ये लिपि की लड़ाई थी। शुरुआत लिपि से हुई थी, क्योंकि शब्दावली जो थी वो सब फारसी अरबी के शब्द थे। आज भी हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी में जो भी शब्दावली है, अदालत है, गवाही है, मुल्जिम है, मुजरिम है, बयान है, सबूत है, सब सारे शब्द फारसी। हिंदी में अभी आप वकील को अधिवक्ता कहें तो आम आदमी अब तो समझने लगा। अभियुक्त कहें मुल्जिम के बजाय, अभियोग कहें मुकदमा के बजाय। तो वो तो डॉक्टर रघुवीर सिंह ने पूरा सब, राजभाषा विभाग वाले सब जान ही रहे, पारिभाषिक शब्दावली, तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने सब पूरा सब काम किया, लाखों शब्दों का सब बनाया गया है। 1873 में ये आदेश आ गया कि ये जो है किया जाए, लेकिन दबाव बनाते गए ये लोग, बढ़ाते गए। अंत में समझिए कि 1881 में बंगाल के गवर्नर को ऐसा एक आदेश जारी करना पड़ा, क्योंकि पूरी जनता का दबाव बन ही रहा था। 1881 में उन्होंने कहा कि अब जो देवनागरी लिपि में काम करना नहीं जानता होगा ऑफिस में, उसको निकाल दिया जाएगा। ये आदेश है 1881 का। अब देखिए, अंग्रेजों को यहाँ शासन करना था, और शासन में जो संख्या में अधिक लोग होते हैं वही बाधा पहुंचाते हैं, बहुसंख्यक लोग। तो सरकारें चाहे जिसकी हो, वो चाहती हैं कि जो बहुमत जिधर है, बहुसंख्यक लोग जो कह रहे हैं, यही एक सही तरीका है कि उसी बात को माना जाए। तो इस तरह से 1881 तक ये बात आई। और फिर हंटर आयोग जब आया, तो हंटर आयोग के सामने 2 तरह की बातें थी।
पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर हंटर आयोग बना था। तो उसमें एक तो शिक्षा के प्रश्न थे और दूसरा लिपि, किस लिपि में जो है ये सब किया जाए। अच्छा, इसके पहले मैं जरा सा ध्यान दिला दूं, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक वो वायसराय था और बहुत ही दुष्ट प्रकृति का वायसराय था। जब ये आया तो इसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक नया लाया, जिसका तो बहुत सारे कुछ अंग्रेज भी संतुष्ट नहीं थे। ये चूंकि विक्टोरिया का वहाँ की महारानी का जो है बहुत प्रशंसक और चापलूस था, तो इसको भेज दिए थे। बहुत इसको अनुभव भी नहीं था, इतिहास आप पढ़ेंगे तो शासन प्रशासन का, इसको वायसराय बना के भेज दिए और 4 साल ही रहा। ये आते ही 1878 में वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसको ध्यान में रख के, कि जिसको देशी प्रेस अधिनियम भी हम लोग कहते हैं, कि दमन करने के लिए तमाम तरह के नियम छपने छपाने के संबंध में इसने 1878 में बनाया। और जब ये काशी आया तो भारतेंद्र जी को बुलाया और काफी देर इनसे अकेले में बात की। भारतेंद्र जी को इसलिए बुलाया कि भारतेंद्र जी उसके पहले तमाम शिक्षा के बारे में, बल्कि भारतेंद्र जी एक पुस्तिका छपवा के नागरिक के प्रचार के लिए गांव गांव और कस्बों कस्बों में घूम घूम के प्रचार करते थे। लोगों से हस्ताक्षर करवा के सरकार के पास भेजते थे कि इतने लोग पक्ष में हैं, इतने लोग पक्ष में हैं। तो ये सब भी था। तो बाद में हालांकि जब 1880 में चला गया लॉर्ड लिटन, तो जब रिपन आया, लॉर्ड रिपन, तो उसने फिर से वही 1867 वाला ही प्रेस अधिनियम बहाल कर दिया। लेकिन भारतेंद्र जी की महत्ता को समझते हुए, इनके कामों को देखते हुए, चूंकि ये पत्रकार भी थे, तमाम कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी सब पत्रिकाएं निकालते थे, तो लिटन ने समझा कि इन आदमी से बात करना जरूरी है। तो उसने पूरा बातचीत करके और उसको भारतेंद्र जी ने संतुष्ट किया। ये तो हो ही चुका था। और मैं साहित्यकार से हटकर जो पक्ष है भारतेंद्र जी का, कि वो आंदोलनकारी भी थे भाषा के। हम लोग नव जागरण का अग्रदूत, हिंदी का अग्रदूत उनको ऐसे ही नहीं कहते, और ऐसे ही नहीं है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके नाम से ही भारतेंद्र युग, बहुत काम उन्होंने किया था, बहुत प्रभाव हिंदी के उत्थान में डाला था। तो ये मैं बताऊं कि हंटर आयोग के सामने जब पेश हुए, ये अंतिम बात मैं विशेष रूप से उसको, वो जो पैनल तमाम लोगों का जो शिष्टमंडल उपस्थित हुआ था आयोग के सामने, सर सैयद अहमद भी उसमें थे। सर सैयद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले अलीगढ़ कॉलेज था, अलीगढ़ आंदोलन जो चलाए थे मुस्लिम धार्मिक सुधारों का, इस्लाम में जो तमाम रीतियां कुरीतियां लोकल लेवल पे आ गई थी, वो सब हटा के अलीगढ़ आंदोलन आप लोग जानते ही हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, सर सैयद अहमद वो भी उसके सदस्य थे। बल्कि उन्होंने विरोध किया हिंदी भाषा का और लिपि का। उन्होंने कहा कि असभ्यों और ग्रामीणों की भाषा है। सर सैयद अहमद पूरे सब ड्राफ्ट मौजूद है उसमें कोई और उन्होंने हंटर आयोग को, प्रभावशाली व्यक्ति तो थे ही वो, भारतेंद्र जी से ज्यादा प्रभावशाली थे, तमाम दिल्ली के नजदीक रहने और दिल्ली में रहने के कारण उनका प्रभाव दूसरा था। और उन्होंने हंटर आयोग को यह विश्वास भी दिला दिया कि हिंदी भाषा और लिपि में जो मांग की जा रही है अन्य लोगों द्वारा, ये राजनीतिक मामला ज्यादा है, भाषा का कम है। उन्होंने ऐसा हंटर आयोग ने मान भी लिया। अच्छा, इधर बिहार में राधिका प्रसन्न मुखर्जी मुंगेर और जॉर्ज ग्रियर्सन डिप्टी कमिश्नर थे तब। जॉर्ज ग्रियर्सन ने देवनागरी के विरोध में बोला था, कहा था कि इसमें संभव नहीं। हालांकि चूंकि उस समय किताबें कम उपलब्ध थी, प्रचार प्रसार पढ़े लिखे लोगों में कम था, जितने पढ़े लिखे लोग थे सब पर्याप्त मात्रा में फारसी और अंग्रेजी जानते थे, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने बड़ा काम किया है भाषाओं को लेके। यहाँ हमारे मधुबनी में भी यहाँ पोस्टेड थे कुछ दिन तक। यहाँ एक ग्रियर्सन मार्केट बनवाए थे, जिसको हम आजकल हम लोग
गिलेसन कहते हैं, गिलेसन मार्केट, गिलेसन यार ग्रियर्सन का ही बनाया हुआ था, लेकिन वो भी विरोध में थे। भारतेंद्र जी ने बहुत मजबूत तर्क दिए हंटर आयोग के समक्ष। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो शिक्षा समितियां बनाई गई हैं जगह जगह विद्यालय व्यवस्था देखने के लिए, इसको भंग कर दिया जाए और सरकार जैसे पुलिस विभाग है, न्याय विभाग है, तमाम विभाग हैं, उसी तरह शिक्षा का भी एक विभाग बनाया जाए। अच्छा, इसमें सर सैयद अहमद कह रहे थे कि ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे कलेक्टर होता है, जिसको आजकल हम लोग जिलाधीश कहते हैं, हमारा जिलाधिकारी, जिला पदाधिकारी कहते हैं, तो उनके कुछ डिप्टी बनाए जाते थे उनके, जैसे अब आजकल एसडीएम वगैरह तो तहसील बनी तो हो गए हैं, तो कुछ डिप्टी रहते थे 2-3। तो सर सैयद अहमद का सुझाव था कि एक डिप्टी कलेक्टर शिक्षा विभाग के लिए नियुक्त कर दिया जाए कलेक्टर के साथ। लेकिन भारतेंद्र जी ने कहा नहीं, एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाए, क्योंकि जो शिक्षा समितियां हैं इसके जो सदस्य हैं ये सब कुछ करते नहीं। गांव में दूर दूर तक जो विद्यालय हैं, और विद्यालय भी कैसे, इसका भी खाका पेश किया भारतेंद्र जी ने कि कोई ऐसे चटसाल विद्यालय है जहां केवल मुंशीगिरी करने के लिए पहाड़ा और गिनती और भाग और ब्याज निकालना बताया जाता है, कहीं पे केवल अरबी फारसी पढ़ाया जाता है, मकतबों में केवल जो है कुरान, जो मदरसे हैं कुरान केवल, और कुछ संस्कृत पाठशालाएं हैं जहां संस्कृत के ये सब शास्त्र याद कराए। 5-6 कैटेगरी जो विद्यालयों की थी, ऐसे विद्यालय नहीं थे वर्नाकुलर, और बाद में तो बने भी, एंग्लो मिडिल बने, कि जिनमें सब कुछ पढ़ाया जाता हो एक साथ, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, ये सब नहीं थे। भारतेंद्र जी ने कहा कि सबसे पहले तो एक विभाग बनाइए, क्योंकि उसमें जो शिक्षा समिति में लोग हैं, बहुत सारे लोग खुद ही हिंदी नहीं जानते, केवल अंग्रेजी और फारसी जानते हैं। चूंकि मीटिंग होती है तो जिलाधिकारी के सामने कुर्सी लगा के बैठने का मौका मिलता है, जिलाधिकारी मीटिंग लेता है, तो वो लोग शोभा की विषय वस्तु बनाए हैं, और बैलगाड़ी और तांगे और पैदल जा जा के दूर दूर तक उन विद्यालयों की, और ये भी कि सरकार द्वारा 10 रुपया 20 रुपया दिया गया तो विद्यालय खर्च हुआ कि नहीं, ये सब देखने कोई नहीं जाता। बाकायदे विभाग बनाइए, और जो लोग बहुत इच्छुक हों कि हम सेवा करेंगे, शिक्षा में जाएंगे, करेंगे, उनको इसमें पद देकर नियुक्त करिए। अगर फ्री सेवा करना चाह रहे हैं तो अवैतनिक काम करें, लेकिन उनको इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का पद देकर। इसके मामले में मजबूत तर्क दिए भारतेंद्र जी ने हंटर आयोग के समक्ष। दूसरी और अंतिम बात मैं जो कहना चाहूंगा भारतेंद्र जी को याद करते हुए, वो ये थी कि देवनागरी के पक्ष में इन्होंने बहुत मजबूत तर्क दिए हंटर आयोग के समक्ष, और बहुत दावे से इन्होंने कहा कि आयोग से मेरी गुजारिश है कि ये एक पत्र ये जारी करे फारसी में, अंग्रेजी में और एक देवनागरी में, और जनता में भेजे, और देखे कि किस पत्र को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए, समझ पाए। उन्होंने कहा कि जिस पत्र को ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उसी को कोर्ट, कचहरी, न्यायालय की भाषा, अदालत की भाषा होना चाहिए। और इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात, तर्कपूर्ण बात थी, मजेदार बात, उन्होंने कहा कि अफसोस की जो शासक है और जो शासित है, माने सरकार और जनता, दोनों ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो उनकी मूल भाषा नहीं है। माने अंग्रेजों की मूल भाषा अंग्रेजी, और वो प्रयोग कर रहे हैं फारसी और उर्दू। जनता की भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, और उनके ऊपर थोपा जा रहा है फारसी का पूरा सम्मन हुआ तो, कोई फाइल हुई तो, कोई पत्र हुआ तो उन्होंने बताया कि ये विसंगति है, न देने वाले को वो भाषा आती है, न लेने वाले को। तो ऐसी भाषा इजाद की जाए जिससे जो है, तो अंग्रेजों ने इस बात को समझा, दबाव बना, और उन्होंने समझा भी कि बहुसंख्यक, फिर आदेश हो गया कि कोई भी अब संबंध जारी होगा, कोई आदेश, कोई पत्र जारी होगा तो वो देवनागरी लिपि में। भाषा, अधिकांश शब्द जो जैसे पहले के थे बोलते थे तो लोग समझ लेते थे क्या कहा जा रहा है, लेकिन लिखने पर नहीं समझ पाते थे।
तो यही देवनागरी, बाद में फिर पूरा मामला थाम लिया नागरी प्रचारणी सभा 1893 में जब बनारस में बनी, उसने नागरी का प्रचार प्रसार, फिर तो पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, और पूरा फिर भाषा आंदोलन चला। वो फिर नागरी आंदोलन के बजाय भाषा आंदोलन, पहले लिपि सही हो गई, लिपि को हम स्थापित कर ले गए, फिर उसके बाद भाषा आंदोलन, और फिर पूरा आप देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा का किस तरह से जो है योगदान रहा, किस तरह से लोग इससे जुड़े। दुर्भाग्य यही हुआ, हम लोग कह लें कि आजादी के बाद जब 1947 के बाद बात होने लगी तो गांधी जी हिंदुस्तानी का पक्ष बहुत लेते थे, और डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। आप पढ़िए हिंदी भाषा का आंदोलन में एक भूमिका है संपूर्णानंद जी की, बड़ी अच्छी भूमिका है। गोविंद दास जी ने वो किताब कंपाइल की है, उनके भाषणों का संग्रह है। गोविंद दास जी ने कितनी बार राज्यसभा में, लोकसभा में भाषण दिए थे हिंदी को लेकर, काका कालेलकर, विनोबा भावे, गांधी जी खुद हिंदुस्तानी के पक्ष में। जब महात्मा गांधी, तो इनके और संपूर्णानंद जी के बड़े पत्राचार हुए थे। तो संपूर्णानंद जी ने कहा कि देखिए गांधी जी, आप बोलचाल के लिए तो हिंदुस्तानी का आप प्रयोग कर सकते हैं, हम अंग्रेजों से मुक्त हुए, अब अंग्रेजी से मुक्ति चाहते हैं, तो आप सामान्य बात, व्यवहार, संपर्क भाषा के रूप में तो हिंदुस्तानी ठीक है, लेकिन आप बताइए कि अगर कार्यालय में जाना होगा, कार्यालयी स्तर की जो शब्दावली अंग्रेजी की है, फारसी की है, उसको हम आसान कैसे करके लाएंगे? उसके लिए तो हमें हिंदी से ही काम चलाना होगा। नहीं जो शब्द होगा, हम संस्कृत के धातुओं से, रूट वर्ड से नए नए शब्द बना के, नए नए शब्द गढ़ के और उनको प्रयोग करेंगे और हिंदी को समृद्ध करेंगे। तो संपूर्णानंद जी बड़े मजबूत तर्क इसको राजभाषा बनाने के लिए दिए, और बाकी का काम डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने किया ही। तो इन सारे लोगों ने जो हिंदी को लेकर पूरा काम किया, आंदोलन चलाया, वो उतना फलीभूत यद्यप नहीं हुआ, और पूरे भारतवर्ष में वो हिंदी नहीं उतना स्तर पर फैल पाई। हम राजभाषा तक ही सीमित हैं, अभी राष्ट्रभाषा तक नहीं पहुंच पाए हैं कि संवैधानिक रूप से इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। लेकिन इतना तो जरूर है कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी बोली जा रही है, समझी जा रही है। पर्यटन के कारण या सिनेमा के कारण पूरा सब समझा जा रहा है, उसको पूरा व्यवहार मिल रहा है। चलते चलते मैं भारतेंद्र जी की कुछ पंक्तियां जो भाषा के संबंध में हैं, जैसा कि अभी प्रमोद जी ने, डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी ने तो बहुत बहुचर्चित दोहा भारतेंद्र जी का उद्धृत ही किया कि निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। जब ये प्रचार करने जाते थे तो भारतेंद्र जी भाषा के बारे में कई दोहे, बहुत सारी चीजें लिखे हैं। भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, भारत में सब भिन्न भिन्न है, इसी से सारा उत्पात है। भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, विविध भेष मतहु विविध, भाषा विविध लखात। विविध भाषा है, विविध भेष है, विविध मत हैं, इसी से उत्पात है। माने इशारा था कि एक भाषा अगर होगी तो हम लोगों के बीच आपस में एकता और अखंडता बनाने में सहायता मिलेगी। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, विविध प्रकार की कलाएं, शिक्षा ज्ञान अनेक प्रकार का, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु, भाषा माहि प्रचार। सारे देशों से, सारी जगहों, सारे स्थानों से लेकर विविध कलाओं को, विविध ज्ञान को, शिक्षा को अपनी भाषा में प्रचार करिए, ये भारतेंद्र जी। और अंतिम एक दोहा देखिए, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, यद्यपि अंग्रेजी पढ़कर, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन कै हीन। लेकिन बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हम हीन के हीन ही रह जाते हैं।
तो ऐसे भारतेंदु जी जो शिक्षा व्यवस्था के लिए, साहित्य के लिए, देवनागरी लिपि के लिए समर्पित थे और पूरे जीवन उन्होंने, अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई जनवरी 1885 में ही, 6 जनवरी को वो हमारे बीच से चले गए 1885 से। लेकिन 35 वर्ष की आयु में वो जितना कुछ कर गए हैं आंदोलन के स्तर पे, किताब के स्तर पे, उतना करने के लिए बहुत सारे लोगों को 2-3 जन्म का समय चाहिए, तब वो कर पाएंगे। अंत में मैं सुमन जी का, अनिल कुमार लाल जी का, प्रमोद जी का, सारे राजभाषा विभाग का, राहुल जी हमारे संपर्क में रहे, उनका टेक्निकल रूप से उन्होंने मदद की, राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सत्यनारायण जी का मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूं, और डॉक्टर सविता सिंह जी को भी, और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, मुझे बोलने के लिए। थैंक यू। अभी हमारे बीच डॉक्टर दीपक त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, रामकृष्ण महाविद्यालय, मधुबनी, बिहार, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। विद्वतापूर्ण वक्तव्य से हम काफी लाभान्वित हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनेक तरह की गोपनीय बात भी बताई कि कैसे भारतेंदु जी हमारे देश के लिए एक राष्ट्रभक्त के रूप में भी काम किए हैं। बूंद बूंद लहू दे अपना सींच गए जो साहित्य चमन, जब तक यह कलम रहेगी याद करेगा उन्हें वतन। मैं डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर के कृष्ण, साहित्यकार एवं समाज सेविका, हाजीपुर वैशाली, को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। उसके पहले केदारनाथ मिश्र जी की कुछ पंक्तियां। सागर सा उमर परूं मैं, लहरी असंख्य फैलाकर, बिछुनु संझा के रथ पर मैं ध्वंसक रूप बनाकर, मैं शिव सा तांडव दिखलाऊं, मैं करूं प्रलय सा गर्जन, बिजली बनकर तड़कूं मैं, कांपे नभ अवनी निर्जन। हिमालय में उन्होंने लिखा, अरे हिमालय आज गरज तू बनकर विद्रोही विकराल, लाल लहू के ललित तिलक से शोभित करके अपना भाल, विश्व विशाल वीर दिग्विजयी अभिमानी अखंड गिरिराज, साज साज हां आज गरज कर, क्रांति महोत्सव के शुभ साज, क्रांति महोत्सव के शुभ साज, शंख नाद कर, सिंह नाद कर, कर हुंकार नाद भय मान, परे कब्र के भीतर मुर्दे दौड़ परे सुनकर आह्वान। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ डॉक्टर के कृष्ण, साहित्य एवं समाज सेविका, जो एक शिक्षाविद हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता भी बड़ी अच्छी है। बीए, बीएड, एमए, एमएड, पीएचडी, डीलिट संस्कृत से हैं। संगीत प्रभाकर, संप्रति शिक्षिका, काउंसलर, समाज सेविका हैं। मैं उन्हें बड़े ही आदर के साथ केदारनाथ मिश्र प्रभात पर वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इतना बढ़िया ढंग से परिचय दिया और काफी अच्छा वक्तव्य अभी हमारे आदरणीय जो अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर अपना वक्तव्य दिया, तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ उपस्थित मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, राजभाषा के इस मंच पर सभी गणमान्य एवं विद्युत जनों को मेरा नमन निवेदित है, मेरा अभिवादन निवेदित है। मैं आभार प्रकट करती हूँ निदेशक श्री सुमन कुमार जी का, उप निदेशक श्री अनिल कुमार लाल जी का, और अध्यक्षता कर रहे श्री सत्यनारायण जी का, और बड़े ही स्नेहिल
सुमधुर कंठ की धनी सविता सिंह नेपाली जी का। अभी प्रेम और श्रृंगार के कवि के बारे में अपना वक्तव्य दिया डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी ने, और अब मैं क्रांति और सांस्कृतिक चेतना के कवि के ऊपर अपनी बात रखना चाहूंगी। मैं बहुत उत्साहित हूं कि आज मुझे इतनी गरिमा में इस पेज पर हिंदी साहित्य के एक ऐसे अनमोल रत्न के बारे में अपना वक्तव्य रखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्याकाश में हमेशा हमेशा ज्योतित रहकर सबके प्रेरणा स्रोत बने रहे। छायावादोत्तर कविता के स्तंभ महाकवि केदारनाथ मिश्र जी को मैं हार्दिक नमन निवेदित करती हूँ। आज ही के दिन 11 सितंबर 1907 को महाकवि जी का जन्म हमारे बिहार राज्य के आरा जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा पटना में ही हुई थी। हिंदी साहित्य में महाकवि प्रभात जी की प्रसिद्धि हमेशा ही बनी रही। स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय क्रांतिकारी प्रभात जी की काव्य प्रतिभा उनकी अनेकानेक कृतियों में बहुत प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख कृतियां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उजागर करती हैं, जैसे कलेजे के टुकड़े, कैकेयी, ऋतंभरा, प्रभास कृष्ण जैसी कृतियां तो जीवन के सत्यासत्य चीजों को की अभिव्यक्ति करती है। इनमें से लगभग सभी कृतियां बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत है। हिंदी के साथ साथ कुछ अंग्रेजी, संस्कृत और माटी की सुगंधी से सराबोर भोजपुरी भाषा में भी उनकी कई रचनाएं हैं। हम जानते हैं कि सरकारी सेवा में रहते हुए भी निरंतर ये लेखन कार्य में लगे रहे। अपनी कविता के माध्यम से मानवता के लिए उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया। प्रभात जी पुलिस विभाग में कार्यरत थे। इनकी रचनाओं में भी कर्तव्यनिष्ठता, राष्ट्रधर्मिता और अनुशासनशीलता की भरपूर झलक मिलती है। इनकी रचनाओं में आनंद की, परमानंद की अनुभूति होती है, जिससे निश्चित रूप से काव्य की जो सार्थक परिभाषा है उसकी सार्थकता भी मिलती है। इनकी हर कृति में विचार, भाव एवं मनुष्यता के मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। उनकी कविता देवता की याचना, इसके कुछ भावनात्मक पक्ष को मैं सुना रही हूं कि इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूं, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दे दो। नीला नीला विस्तार हिलोरों में यूं ही बहता है, सोनी सोनी झंकार न जाने क्यों उदास रहता है। यह अमृत चांद का तनिक न अच्छा लगता। प्रिय प्रिय तुम अपनी रसवंती प्यास मुझे दे दो। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निश्चित रूप से उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से होकर के ही निखरता है। और जैसा कि अभी पहले भी कहा गया है कि साहित्य उन्हें विरासत में मिला, हालांकि पूर्ण रूप से विरासत में नहीं मिला, आंशिक रूप में
वे साहित्य के धनी जरूर बने, लेकिन इनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि इनके पिता के द्वारा ही कालीन समाज और समय की सभ्यता को दर्शाते हुए कवि की लेखनी क्रांति की स्याही से रंजित रही। क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात और सारगर्भित शब्दों का मेल, अनुप्रास और श्लेष की अनुपम सौंदर्य छंदों के लय में बड़ा ही आनंद देता है। अभी अभी हमारे गणमान्य ये संचालन जो कर रहे थे उनके माध्यम से और उपनिदेशक आदरणीय अनिल कुमार लाल जी के माध्यम से भी पंक्तियां कही गई है, लेकिन मैं इन पंक्तियों में यह दिखलाना चाहूंगी कि कैसे सारे अलंकारों का मेल, खासकर अनुप्रास और श्लेष, इसको इन्होंने दिखाया है। ये ज्वाला काव्य संग्रह में जो हिमालय शीर्षक कविता है कि विश्व विशाल वीर दिग्विजयी, अधिमानी अखंड गिरिराज, साज साज जहां आज गरज कर, साज साज जहां आज गरज कर, क्रांति महोत्सव के शुभ साज, शंख नाद कर सिंह नाद कर फुंकार नाद भयमान, बड़े कब्र के भीतर मुर्दे दौड़ पड़े सुनकर आह्वान, अरे हिमालय आज गरज तू, बनकर विद्रोही विकराल, बनकर विद्रोही विकराल। जी हाँ, महाकवि केदारनाथ जी, इनकी कविताएं, आज मैं इनकी काव्यात्मक पहलू को ही ज्यादा यहाँ रखूंगी कि इनकी कविताएं जो आज हम सुनते हैं बहुत आनंद तो देता ही है, भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं सदैव उन्हें सजीव करती रहेंगी। उनकी सभी की सभी कविताएं जीवन की सच्चाई का एक विद्रोहात्मक भाव की झलक देती है। ऐसे महान राष्ट्रवादी, छायावादी कवि की कृतियों से यह निश्चित रूप से एहसास होता है कि उनके मन में हमेशा हमेशा एक आंदोलित होता रहता। हमें गर्व है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे महानुभाव, ऐसे महाकवि का जन्म हमारे बिहार राज्य में हुआ। इनकी सारी की सारी रचनाएं भारत भूमि की धरोहर है। अब मैं बात करती हूं इनकी प्रबंध काव्य कृति के बारे में। इनका प्रबंध काव्य साहित्य का आभूषण माना गया है। इनके साथ जैसे तप्तगृह, प्रभास कृष्ण, ऋतंभरा तो अविस्मरणीय प्रबंध काव्य है। प्रभात जी ने अपनी काव्य यात्रा में राष्ट्रीयता प्रवाह में बहते हुए जो ज्वाला जैसी संग्रह की रचना की, वो पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होने का आह्वान था, जिसे मैं अभी 4 पंक्तियां उसकी सुनाना चाहूंगी कि मैं हूं स्वतंत्रता की चिर उज्जवल ज्वाला, है अमर शानित दायक मेरा उजियाला, मैं स्वर्ग लोक का वैभव हूँ चिर सुंदर, मैं कृष्ण बांसुरी का हूँ गीत मनोहर, मैं देशभक्त की वर देवी हूँ पावन, मैं सुख सुषमा की अक्षय राशि सुहावन, मैं हूँ ज्वालाओं की सुहागिनी रानी, है मेरी अकथ अलौकिक पुण्य कहानी, रवि शशि है मेरे सुबह कंठ की माला, मैं हूँ स्वतंत्रता की चिर उज्जवल ज्वाला। हम सभी जानते हैं कि कई राज्यों में
पाठ्यक्रम में भी शामिल इनकी कविता है। तप्तगृह को मैंने भी पढ़ा है। बड़ी ही सहजता के साथ साम्राज्यवाद के वर्चस्व एवं हिंसकता के भी विरुद्ध आवाज उठाई गई है। यह 11 सर्ग में विभाजित एक मनोवैज्ञानिक प्रबंध काव्य है। आज भी कराहते बंद अक्षरों में कर आर्तनाद युग का साक्षी इतिहास है। मानव ने प्यार किया सत्ता को, बल को और मनुष्यता को। कितना पद लालित्य को समादिष्ट करते हुए उनकी कई गीत काव्य भी अद्भुत हैं। जैसे तुम निहार दो खिल जाएगा हृदय कमल सुविलास। तुम निहार दो बन जाऊं मैं जीवन का विश्वास। तुम निहार दो विश्व कमल में फूटे मेरा हास। तुम निहार दो भर जाएगा तुम में अमर प्रकाश। जी, केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की हर कविता तत्कालीन समय, संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। हम देखें कि नारी पक्ष के कला पक्ष को ये पंक्तियां कैसे प्रकट करती है। तुम जहां हो वहां कोकिला गाती है। तुम जहां हो वहां कोकिला गाती है। तुम जहां मृदुल हो वहां चांदनी भाती है। तुम जहां क्षमा हो गंगा वहां उमड़ती है। तुम क्षेमा जहां घटा घनघोर घुमड़ती है। इनके व्यक्तित्व के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि इनकी जो इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की बात लाई थी, लेकिन अनुशासनशील पिता ने इसकी मंजूरी नहीं दी, तो कहीं ना कहीं इनके मन में तो कुछ क्षुब्धता बनी रही होगी। तो फिर कैसे एक उच्च अधिकारी बनते हुए भी अपने सुकोमल पक्ष को भी अपने काव्य में रखा है। आज भी कई महान आलोचकों के बीच यह क्षुब्धता बनी हुई है कि एक प्रतिभा संपन्न कवि होते हुए भी उनकी काव्यात्मक उपलब्धियां का सम्यक मूल्यांकन नहीं हो पाया है। हम देखें कि जैसे राष्ट्र कवि दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, श्याम नारायण पांडे, आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, जानकी वल्लभ शास्त्री, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, मोहनलाल महतो जैसा ही इनका कृतित्व अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है और आज ऐतिहासिक बन गया है। हम उन्हें हमेशा उनकी कृतियों के माध्यम से याद रखेंगे। जी, ज्वाला कविता संग्रह इनकी काफी प्रसिद्ध है। तो इनके उस कविता के संदर्भ में हिंदी के योद्धा श्री गंगा शरण सिंह ने भी लिखा है कि कविताओं के विषय और परिस्थितियां को ध्यान में रखते हुए उस पुस्तक का नाम ज्वाला रखा गया। और बहुत सारी इस कविता के माध्यम में है कैसे इसको बंद कर दिया गया था। तो खैर हम देखते हैं कि उनकी जो छाया युगीन काव्य कृतियों में ज्वाला के साथ कलेजे के टुकड़े, श्वेत नील, कपालिनी और कंपन के साथ अन्य कई काव्य रचना ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भले ही लोग आज उन्हें एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जानते हैं, परंतु ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें कठिनतम शब्द तो जरूर हैं, परंतु उसमें सिर्फ ओज ही नहीं, सिर्फ वीर रस ही नहीं, ओज के साथ प्रसाद गुण का भी सामंजस्य सबके हृदय पटल में प्रेम की कोमलता को परिभाषित करता है। सच में उनकी कविता को पढ़ने के बाद यह प्रतीत होता है कि कवि
क्रांतिकारी मार्ग पर चलते हुए प्रेम का भी पुजारी हो सकता है। एक गीत मैं सुनाना चाहूंगी क्योंकि उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो गेय है। तो देख की वासंती सुरभि को भी कैसे पूरे वातावरण में फैला देता है। मैं इसे लयबद्ध में सुनाना चाहूंगी। विनोद जी कृपया आप इशारा से मुझे बता दीजिए कि हाँ मैं लय में सुना सकती हूँ। जी जी, बड़ी अच्छी जी बात होगी। जी थोड़ा माहौल बहुत गंभीर नहीं जैसा नहीं, लग रहा है, बहुत तो अच्छा मैं बहुत थोड़ा इसको सहज करती हूँ अपने जी इस गीत के माध्यम से। जी सुनाती हूँ। मादक है वसंत का मौसम, मादक है वसंत का सौरभ, मादक फूलों की मुस्कान, मादक है जीवन के नभ में प्रथम प्रेम का मधुर विहान, मादक है वसंत का सौरभ, मादक है सावन की उठती हुई उमंगों की क्रीड़ा, मादक है प्यारी के उस अलसाई यौवन की ब्रीड़ा, मादक सुरा पात्र मादक वह सुहागिनी वनमाला है, किंतु कौन जाने कितनी, किंतु कौन जाने कितनी मादक यह अंतर ज्वाला है, मादक है वसंत का सौरभ, मादक फूलों की मुस्कान। अगली अंतरा है। कितनी स्मृतियां बांधी थी मैंने संध्या की अलकों में, अरे चित्र खींचे थे कितने नभ की नीलाभ पलकों में, मैंने संध्या की अलकों में कितनी स्मृतियां बांधी थी, मादक है वसंत का सौरभ, मादक फूलों की मुस्कान, मादक है जीवन के नभ में प्रथम प्रेम का मधुर विहान। निश्चित रूप से उन्होंने इस गीत को शायद प्रथम प्रेम के असफल होने पर लिखा था। इनकी विपुल लेखन अभी अभी हम लोग मैंने अभी रिसर्च किया इनके बारे में, मैंने देखा पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा कि प्रभात समग्र को 4 खंडों में प्रकाशित करने का संकल्प इनके पूरे परिवार ने उठाया और विशेष रूप से उनकी पुत्री रागिनी भारद्वाज जो मेरी काफी अजीज भी हैं, बहुत मुझे स्नेह देती हैं, पुत्र विवेक मिश्र के साथ इनके अन्य परिवार के सदस्यों ने भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। आज सभी साहित्य प्रेमियों एवं युवा वर्ग के लोगों को निश्चित रूप से महाकवि प्रभात जी की कविताओं को पढ़कर अपनी जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। आज शोध की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है इनकी रचनाओं के ऊपर में, आगे भी पूरा शोध करके हमें इनकी रचनाओं को बिल्कुल आत्मसात करना चाहिए। जीवन की सार्थकता को प्रकट करते हुए उनकी पंक्तियों को, हाँ मैं उनकी पंक्तियों को जरूर पढ़ना चाहूंगी जो मुझे बहुत पसंद है। ये पंक्तियां हैं कि जीवन न बने क्यों बंधहीन, जीवन न बने क्यों बंधहीन। ये अंत में मैं सुनाऊंगी इनका, जो कहते हैं कि अभी एक अगर काव्य संग्रह का नाम नहीं लूं, कर्ण कर्ण केकई जैसी जो खंड काव्यों पर है, इसी पर अभी शोध प्रक्रिया इनका काफी चल रहा है। बहुत से छात्र इन पर शोध करने के लिए अब अग्रसर हो गए हैं
और कर्ण के साथ साथ मैंने पहले भी कहा है कि मैं इनकी काव्यात्मक शैली, काव्य रचना पर अपना प्रकाश डालूंगी। तो इनकी जो विख्यात रचना है, तप्तगृह, कर्ण, व्रतबद्ध, अस्थिदान, प्रभास कृष्ण, ऋतंभरा, मुक्ति संग्राम, राष्ट्र पुरुष, नील, कपालिनी, सेतुबंध, शुभ्रा और प्रवीर जैसे प्रबंध काव्यों की रचना कर पूरे राष्ट्र में इन्होंने एक कीर्तिमान को स्थापित किया है। और कहते हैं ना कि हाँ, जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है। निश्चित रूप से 1984 में इन्होंने पटना के ही एक अस्पताल में इनका निधन होता है, लेकिन ये अपनी कविताओं के माध्यम से एक अविस्मरणीय कृति को हमारे बीच, हमारे राज्य के लिए एक गौरवान्वित करते हुए पूरे देश के लिए अमिट छाप छोड़ चुके हैं ये। और इन्हीं पंक्तियों के साथ साथ मुझे मेरा 20 मिनट हो गया है। एक और मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैं पहले भी ये कविता पढ़ चुकी हूँ। 4 पंक्तियां सुनाते हुए मैं अंत कर दूंगी कि इनकी प्रतिनिधि कविताओं में यह बहुत प्रमुख है कि मेरे मन तू दीपक साजल, मेरे मन तू दीपक साजल, जल जल कर उज्ज्वल कर प्रतिपल, प्रिय उत्सव का गेह, जीवन तेरे लिए खड़ा है, जीवन तेरे लिए खड़ा है, लेकर नीरव स्नेह, प्रथम किरण, प्रथम किरण तू, प्रथम किरण तू ही अनंत की, तू ही अंतिम रश्मि सुकोमल, मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन तू दीपक साजल। और अंतिम उनकी पंक्तियां अंत में निवेदित करते हुए सभी लोगों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करूंगी जिन लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं निदेशक महोदय के साथ साथ सभी को आभार प्रकट करती हूँ। बस 4 पंक्तियों के साथ कि जीवन न बने क्यों बंधहीन, जीवन न बने क्यों बंधहीन, हम रहें न यह आवरण रहे, क्यों छंदहीन की शरण रहे, क्यों छंदहीन की शरण रहें, हम रहें या न रहें, यह आवरण रहे, जीवन न बने क्यों बंधहीन। बहुत बहुत उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को, विद्वत जनों को यहाँ मैं सादर नमन करती हूँ, नमस्कार निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी हमारे बीच डॉक्टर के कृष्ण, साहित्यकार एवं समाज सेविका, हाजीपुर वैशाली, अपना वक्तव्य दे रही थी। बहुत ही सुंदर ढंग से और सुंदर लय के साथ इन्होंने जो कविता का वाचन किया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार हम आधी सीट के लिए नारी प्रतिनिधित्व को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। हम भारत की नारी हैं, आधी सीट हमारी है। तो 2 वक्ता में मैंने एक स्थान आपको सुरक्षित किया था और बहुत ही अच्छा लगा। मैं इतना ही नहीं, इनके अन्य कार्यों को भी उजागर करना चाहूंगा। नाम डॉक्टर के कृष्ण, शैक्षणिक योग्यता BA, BEd, MA, MA, MAd, PhD, डीलिट संस्कृत, संगीत प्रभाकर, संप्रति शिक्षिका, काउंसलर, समाज सेविका। साहित्यिक उपलब्धियां हैं नेह नयन मन संपादक, मन से लिपटी ख्वाहिश काव्य संग्रह है, शोध ग्रंथ आर्य
से साहित्य एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता है इनकी। मंच प्रस्तुति, मंच संचालन, सांस्कृतिक प्रभारी, पंचशील सामाजिक संस्था की सचिव, केंद्रीय विद्यालय वैशाली की सदस्य, संगीत स्वरांजलि की निर्देशिका, पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में आलेख, लघु कथा एवं कविता प्रकाशित, दूरदर्शन आकाशवाणी में साक्षात्कार एवं कविता पाठ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला के सभी विद्यालयों में बालिका उत्थान कार्यक्रम का संचालन, छात्र छात्राओं के बीच कैरियर काउंसलिंग। सम्मान में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मदर टेरेसा सम्मान 2017 में, वैशाली बुद्धिजीवी मंच द्वारा काव्य चेतना सम्मान 2018 में, भारत स्काउट एवं गाइड वैशाली द्वारा उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2019 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कला एवं युवा विकास समिति द्वारा सम्मानित 2019, अर्णव प्रकाशन द्वारा काव्यश्री अर्णव सम्मान 2020, वैशाली प्रशासन द्वारा कई बार उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किए गए। समाज में उत्कृष्ट कार्य हेतु पंचशील महिला समिति द्वारा सम्मानित, यूथ पार्लियामेंट एवं बालिका मंच के कोऑर्डिनेटर का सम्मान, एक शाम शहीदों के नाम विशाल कवि सम्मेलन में डीएम द्वारा सम्मान। शहीदों के नाम में बड़ा ही हमें हर्ष हुआ कि बूंद बूंद लहू दे अपना सींच गए जो हिंद चमन, जब तक यह कलम रहेगी याद करेगा उन्हें वतन। ऐसी विदुषी महिला जो हमारे बीच आज आई हैं, हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। संप्रति डॉक्टर सविता सिंह नेपाली माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, वो अभी नहीं जुड़ पाई हैं किसी कारणवश। मैं अब अध्यक्षता करने के लिए श्री सत्यनारायण माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अध्यक्षीय भाषण करें। नमस्कार। नमस्कार। आज के इस आयोजन में उपस्थित होने के लिए, उसको सार्थकता देने के लिए मैं विभाग के निदेशक आदरणीय सुमन कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे हमारे दो वक्ताओं ने अभी अपने विचार प्रकट किए। इन दो अक्षर पुरुषों के बारे में मेरा आशय है भारतेंदु हरिश्चंद्र और केदारनाथ मिश्र प्रभात। तो आइए मैं प्रभात जी से ही बात शुरू करता हूँ। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही काल में, एक ही कालखंड में कहिए, ऐसे एक से अधिक प्रतिभाएं हो जाती हैं, अक्षर पुरुष हो जाते हैं, जो हमारी धरोहर होते हैं। और यह कभी भी, यह हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि एक ही कालखंड के, एक ही समय के दो बड़े साहित्यकार, कवि, इनकी परस्पर तुलना नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि और तुलना भी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इन दोनों ऐसे अक्षर पुरुषों की काव्य भाषा, उनका काव्य विवेक, उनकी छंद योजना और उनकी अभिव्यक्ति, उनकी चिंतन का धरातल कुछ और होता है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप आइए मैं शुरू करता हूँ अपनी बात।
पंडित केदारनाथ मिश्र प्रभात। कैकेयी जैसा आपने सुना भी, उनका एक बहुचर्चित महाकाव्य। प्रभात जी ने कैकेयी को राष्ट्र माता के रूप में देखा, जबकि कैकेयी इसके लिए आलोचना कहिए या उपेक्षा की शिकार हुई कि उन पर आरोप यह आया, उन्होंने भरत के हित के लिए, अपने पुत्र हित के लिए राम को वनवास दे दिया है। लेकिन तो इसको लेकर कभी दोनों ये कैकेयी में भी इस प्रसंग को उठाया गया है, इस बात को, और मैथिली शरण जी ने साकेत में इस चीज की इसका उल्लेख किया है। कैकेयी राम का वनवास हो चुका है, राम चित्रकूट में जाकर, चित्रकूट में है, वहां कैकेयी पहुंचती। देखिए मैथिली शरण जी की काव्य पुस्तक, कैकेयी पहुंचती हैं और वहां सभा लगी हुई है, एकाएक वो प्रवेश करती हैं तो सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वही भव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। और कहती हैं कैकेयी कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, या उससे पहले की पंक्तियां हैं कि युग तक चलती रही, युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी, युग युग तक सुनते रहे जीव यह मेरा, धिक्कार मुझे था महास्वार्थ में। लेकिन सभा बैठी हुई है, सब चुप हैं। इस कैकेयी के इस वक्तव्य के बाद, कैकेयी के कहने के बाद, और तब एकाएक कैकेयी अपने आप को दोषी मानती है, और इस जो अयोध्या में जो कुछ घटित हुआ, भरत को राजपाट मिला, राम को वनवास मिला, तो उसके लिए वो अपने को ही लांछित करती है। लेकिन हमारा थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे मत चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, वे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। राम की ओर मुखातिब होकर कैकेयी कहती, और उसके बाद राम कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी में है जना भरत सा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी में है जना भरत सा। और फिर पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल, यह एक लाल की माई, जिस जननी में है जना भरत सा। तो यह पश्चाताप है, यह और इस पश्चाताप और यह गान, इसके साथ ग्लानि, और यह तब धुल जाता है जब राम कह देते हैं कि जिस जननी ने है जना भरत सा। यह हमारी भारतीय मर्यादा शील, हमारा भारतीय शील, हमारी जातीय चेतना, यह सब एक साथ इसमें प्रकट होते हैं। और यहाँ कैकेयी
का यह जो दोष है कि राम को वनवास किया वो लगभग भूल जाता है, और भूल तब, और यह भूल उस समय, और राम ने भी इसका जो समर्थन किया किस ढंग से, 100 बार धन्य वह एक, यह एक लाल की माई जननी में है जना भरत सम। तो यह मैथिली शरण जी का वो पुस्तक साकेत की पंक्तियां। तो कई प्रभात जी इस अर्थ में उल्लेखनीय है, पठनीय है कि इन्होंने कैकेयी का एक दूसरा रूप सामने रखा और हम सब का, पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। यह कैकेयी प्रभात जी का यह अवदान शायद उनकी रचना धर्मिका का सबसे बड़ा, सबसे बहुमूल्य अवदान, इसकी सराहना और प्रशंसा की जानी चाहिए। तो और दूसरी बात यह, कभी भी हमारी जो परंपरा रही, हमारा जो शील रहा है, हमारी जो मर्यादा रही, इसको सामने रखना, और यह मैथिली शरण जी ने शुरू किया और प्रभात जी ने उसको अंजाम दिया। प्रभात जी ने इसको कर, इस पर आधारित अपना महाकाव्य कैकेयी लिखा। दूसरी बात यह कि उनका एक खंड काव्य है कर्ण, शायद आपने पढ़ा या, लेकिन कुछ ऐसा हुआ मित्रों, एक ही काल खंड में एक ही विषय पर जब दो कृतियां सामने आती हैं तो थोड़ी कहिए कि हम चकित रह जाते हैं, हम तुरंत तय नहीं कर पाते हैं कि को बड़ छोट का अपराधु की बात हमारे मन में आती है। और ये है जब आज बस ये लौट कर आते हैं भरत और देखते हैं पिता का निधन हो चुका है। याद रखिए जब वनवास हुआ था राम का, भरत उस समय अपने मामा के घर में थे, अयोध्या में नहीं। आते हैं, देख रहे हैं कि अयोध्या में अजीब सन्नाटा है, चुप्पी है, एक समझ में नहीं आया इनको कि इस तरह से आज क्यों हो गया। और फिर जब मालूम हुआ तो प्रभात जी की ही पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूंगा। वहां पर जब कैकेयी को देखते हैं तो भरत जब लौट के आते हैं और ये दशरथ का निधन हो चुका है, वही धब्य झेल रही हैं तीनों रानियां, और जब यह देखते हैं तो उनसे रहा नहीं गया भरत से। तो उन्होंने सीधे कहा कि तुम्हें मैं जननी कहूं या ज्वाला, अपनी ही लपटों में जिसने सर्वस्व भस्म कर डाला, और ऐसा प्रेम कैसा प्रेम तुम्हारा भाई से भाई को छीना, और लगा कोख में आग लुटाया हाय सुहाग न जीना। और तब प्रभात का कवि बोलता है, रानी के मन में सत सत तूफान उमड़ कर आए, रानी के मन में सत सत तूफान उमड़ कर आए, और महाक्रांति बेला में भी वह दीपक रही जलाए। और भाव उठते तू क्यों करे इतनी कोमल हुई बता दे,
प्रभु निहारते राम मंडल, घूंघट जरा हटा दो। यह आप इसको आप किसी तर्क से, किसी दृष्टांत से इस चीज को आप नहीं हम और आप नहीं समझ पाए। हम अपनी मर्यादा, हम अपनी जातीय अस्मिता और अपनी सांस्कृतिक विरासत को याद रखें, तब ये पंक्तियां खुलती हैं। तो यह कैकेयी का और दूसरा फिर एक प्रभात जी की एक और पुस्तक जो चतुष्पदियों की पुस्तक है, वो मुक्तक, उसमें मुक्तक है, वो चतुष्पदी है। इस विवाद में मैं नहीं जानूंगा। तो वो चतुष्पदियों की जो पुस्तक है वह भी प्रभात जी की कार्यक्रम एक अलग और एक अधिक रचनात्मक, अलग और रचनात्मक है, जिसको हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ऐसे होता हुआ यह है कि मैं जानता हूँ, मैंने सुना है। सुना क्या है? देखा है। कुछ लोग प्रभात जी का मकान, शायद आप जानते हो, उनका किला वर्क उसका नाम है, और वह वो जो मैला टंकी राजेंद्र नगर वाला का मेन रोड जो है, जो सैदपुर जाता है, आगे जाके मोनूलक स्टेडियम की तरफ मुड़ जाता है, वही मेन रोड पर इनका मकान आज भी अवस्थित है। किला वर्क, और अब तो शायद वो बच्चों ने खंड खंड में उसको बांट लिया, लेकिन उस समय ऐसा प्रभात जी के जीवन काल में वह मकान साहित्यकारों का, चाहे वो हमारे बिहार के साहित्यकार हों या बिहार के बाहर, जब यह किला वर्क यानी प्रभात जी का घर एक साहित्यिक तीर्थ हुआ करता है, और प्रभात जी, तो यह एक बड़ी बात, यह प्रभात जी की प्रतिभा को इस दृष्टि से देखना चाहिए, इसकी। और दूसरी बात यह कि उनकी जो चतुष्पदियां और भी कई है, संवर्ग दिला, यह प्रभात जी की और कृतियां हैं। संवर्ग और कौन है वो, देखिए अभी तत्काल याद नहीं आ रहा, कई का त्याग करूं का ऋतम वरा संवर्ग और तप्तकृत, ये 3 काव्य हैं उनके, और तीनों अनूठे काव्य। इसमें दर्शन भी है, और इसमें जीवन मूल्य है, इसमें जीवन के प्रति एक अद्भुत जिजीविषा है। मित्रों, प्रभात जी, यह सही है कि प्रभात जी और कवियों की अपेक्षा कम पढ़े गए, और यह पीड़ा होती है कहते हुए, कम पढ़े गए और उससे भी कम समझे गए। लेकिन इससे प्रभात जी का महत्व कम नहीं होता है। प्रभात जी दिया है, उनका जो अवदान है वह उनकी कार्यत्री प्रतिभा का सीमांत है, और इस सीमांत को परखा जाना चाहिए
उसकी चर्चा होनी चाहिए, उस पर बातें होनी चाहिए। और तो प्रभात जी, पता नहीं क्यों क्या है, हमारे और विद्वान वक्ता या दूसरे लोग बोलेंगे प्रभात जी क्यों कम पढ़े गए और शायद उससे भी कम समझे गए, ये मैंने कहा, लेकिन उससे इनका महत्व था नहीं। प्रभात जैसी काव्य प्रतिभा है, इस तरह से उनका मूल्यांकन या उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो मैंने कभी उनके जन्मदिन पर कोई बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें उस आयोजन में मैंने अपनी एक चतुष्पदी पढ़ी थी, मुक्तक तो नहीं कहेंगे, चतुष्पदी, और उसमें कुछ इनकी पुस्तकों का उल्लेख है कि कैकेयी का त्याग, कर्ण का अतुलनीय इतिहास, कैकेयी का त्याग, कर्ण का अतुलनीय इतिहास, ऋतंवरा संवर तप्त गृह बैठो मेरे पास, श्रद्धा नत हम आज महाकवि, अभिनंदन की बेला। एक आयोजन हुआ था उनके सम्मान में, उस समय ये पंक्तियां मैंने लिखी थी, श्रद्धा नत हम आज महाकवि, उस अभिनंदन की बेला, कुछ उठ आई धरा आज, कुछ झुक आया आकाश। और उस आयोजन में डॉक्टर सुमंदर सिंह सुमन थे और उन्होंने अपनी कविता पढ़ी थी। उसकी एक पंक्ति प्रभात जी पर की ओर इशारा करते हुए, संयोग था वह पंक्ति कविता अपने जगह पर उनको लक्ष्य कर नहीं लिखी गई थी, लेकिन वह उसमें जो एक पंक्ति थी उसकी ओर इशारा किया था डॉक्टर सुमंदर सिंह सुमन ने, और वो पंक्ति थी, मुझको प्रभात की किरण छू गई, मुझको प्रभात की किरण छू गई। तो यह उनके सम्मान में ये पंक्तियां हैं सुमन जी। तो ऐसे बहुत हमको इसकी, देखिए ऐसा है ना कि हम सिर्फ किताबों में अगर हम ढूंढते हैं, ठीक है, पुस्तकें जरूर पढ़ी जानी चाहिए, किताबें पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन जरा बाहर निकल के उन पुस्तकों के बारे में उनमें जो विचार व्यक्त किए गए हैं उस बारे में हम चर्चाएं शायद नहीं ही करते हैं, या करते भी हैं तो बहुत हिचकिचाहट के साथ। तो यह वृत्ति भी हम लोगों को छोड़नी चाहिए। और लेकिन हमारे यहाँ मुझको ये कहने में दुख होता है कि हम जो बिहार के हैं, हमने अपने साहित्यकारों को, अपने कवियों को, बड़े कवियों को, बड़े साहित्यकारों, एक तो बहुत कम पढ़ा है और जो पढ़ा है उसमें भी बहुत कम समझा है। लेकिन प्रभात का मूल्यांकन तो अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी उनको पढ़ के उनको समझना आज भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे प्रभात, ऐसी धरोहर है कि जो हमारी हिंदी कविता जिनकी रचना कविता ने एक धन्य किया। तो और सब ठीक है। और उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी आपने सुना, ये लोग तो भाई समझ लीजिए कि हमारे रोल मॉडल, हमारे प्रज्ञा को। तो
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मा को, प्रभात जी की आत्मा को अपना मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और बहुत विनय के साथ उनका स्मरण कर रहा हूँ। और आपने जो थोड़ा सा समय दिया, बहुत देर से आप सुन रहे हैं और आपने मुझको भी सुन लिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। इन्होंने हमारे दोनों साहित्यकारों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी है। मैं ये भी नहीं कहता कि कविताओं के सागर हैं, आज भी इनके जेहन में जो कविता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। हम इन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं। मंडल सचिवालय विभाग राजभाषा के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित भारतेंदु हरिश्चंद्र और केदारनाथ मिश्र प्रभात जी के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। दोनों साहित्यकारों से संबंधित आपके उपकार बड़े मर्मस्पर्शी थे। आशा है हम लोग इससे लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस समारोह भाग लेकर हमें कृतार्थ किया। आपने हिंदी के उन नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर ठीक से हटकर विस्तार से चर्चा की, तो ज्ञानवर्धक था। आपको पुनः धन्यवाद। डॉक्टर के कृष्ण जी को भी उनके वक्तव्य के लिए धन्यवाद और साधुवाद। आपने बड़े ही अच्छे ढंग से प्रभास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। आपकी सुमधुर आवाज ने हमें आनंदित किया। आपको पुनः धन्यवाद। मैं राजभाषा निदेशक श्री सुमन कुमार जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। राजभाषा हिंदी के विकास विस्तार के प्रति आपकी निरंतर सोच कार्यक्रम को और अच्छा बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। आपको पुनः धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद जी, राजभाषा पदाधिकारी को वन संचालन जैसे महती दायित्व के निर्वहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजभाषा के समस्त पदाधिकारी कर्मचारी को के सहयोग के लिए धन्यवाद। वेब से जुड़े श्री श्यामानंद चौधरी जी, सोनू कुमार जी, डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी एवं अन्य सभी महानुभावों को भी धन्यवाद प्रेषित है। उन्हें इस सारस्वत समारोह का संसाधन किया। मैं दोनों महान साहित्यकारों को अपनी श्रद्धा निवेदित करता हुआ आप सबकी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप समस्त महानुभावों को अभी धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा की समाप्ति करना चाहता हूं। धन्यवाद।